हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने रेलवे पीवाईक्यू 2.0 सीरीज का स्तर का लेक्चर नंबर 7 का रिवीजन लेकर के। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी रंग बरसे सेल चल रहा है, जिसके तहत आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल का मात्र 395 में मिलेगा। और ये ऑफर आज तक ही लिमिटेड है, तो जिसको भी अगर ये परचेज करना है ले सकते हो। उसके लिए हमको हमारा कूपन कोड एस कैफ़े यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दे रखा है उस पर आपको जाना है। वहाँ पर एक अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन आएगा, उसमें अप्लाई कर लीजिएगा हमारा कूपन एस कैफ़े, और आपको ये मात्र 395 मिल जाएगा। ठीक है, इससे हमें भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, तो बाकी देख लेना कि अगर लेना होगा तो हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको बता दें जो भी एसएससी के एस्पिरेंट है, ठीक है, अगर आपको वो कैब का क्विज चाहिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपका जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्विज चलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से आपका डैशबोर्ड वगैरह आता है। तो अगर कुछ क्विज के फॉर्मेट में आपको क्विज देना है, ठीक है, ब्लैक बुक से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ जीके डिस्कशन का भी ग्रुप है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात रही अगर पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी चलिए अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेक्चर नंबर 7 को जो है डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जॉर्ज लेमेत्रे जो है किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जॉर्ज लेमेत्रे जो है वो आपका बिग बैंग थ्योरी, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है, तो उससे ये संबंधित है। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे। बाकी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग का सोलर सिस्टम की बात आएगी, तो सोलर सिस्टम में आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो है नेबुलर का जो थ्योरी है वो। ठीक है, इसको किसने दिया था, तो इमैनुअल कांत ने दिया था 1755 ईस्वी में। बाकी इसको बाद में जो है लैपलेस ने कुछ संशोधन किया था 1796 ईस्वी में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था कि मतलब जो हमारा नेबुला, ठीक है, नेबुला क्या होता था, तो नेबुला जो है गैस और बादल और धूल कण का जो है मतलब एक प्रकार का क्या है, क्लाउड है, मतलब धूल कण और गैसों का बादल है। तो वही अचानक से मूवमेंट हुआ, उसमें मूवमेंट होने से बीच में जो आपका सन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें कि आपका हाइड्रोजन 70% और हीलियम 30% था। ठीक है, और इससे हम लोग का सोलर का सिस्टम बनता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो आपका एक और थ्योरी है जिसका नाम है हेलियोसेंट्रिक, जिसको कि कॉपरनिकस ने दिया है। इनके द्वारा ये है कि बीच में सन है और बाकी चारों ओर जो है प्लानट इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है जो नेबुलर थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, बाकी डीएनए की बात करते हैं कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो दो प्रकार का यहाँ पर आता है। पहला क्वेश्चन की डीएनए मॉलिक्यूल की अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा फ्रेडरिक मीसर, और अगर पूछेगा द्विकुंडलीय संरचना की तो ये हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। बाकी विद्युत एम्पियर का ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से देखिए आपका होता है। ठीक है, ये तो ब्रह्मांड का तो आपने देख ही लिया कि जो बिग बैंग थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, जिसको कि जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। एक आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो भी एवरेज डेंसिटी है वो आपका कांस्टेंट होता है। तो ये किसने कहा था, तो फ्रेड होयल करके एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, और ये जो बिग बैंग थ्योरी था ना, इसके अंतर्गत ये भी कहा गया था कि जो भी यहाँ पर है मतलब जो आपका ब्रह्मांड है उसमें जो है दूरी बढ़ता है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज हैं, ओवरऑल आपको ये चीज़ याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ जो है एस 2003 से लेकर 2020 किसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। तो ये पुस्तक आपका है सलमान रुश्दी का। ऑलरेडी सलमान रुश्दी की काफ़ी सारे पुस्तक हम लोगों ने देखा था, जैसे कि उसमें था मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद है द सैटनिक वर्सेज, और एक था नाइफ मेडिटेशन आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर। तो ये आपका जो है सलमान रुश्दी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, और ये लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ भी आप याद रखिएगा, इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस दिन आरंभ हुआ था। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है वो आपका 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका स्टार्ट होता है दांडी मार्च से। ठीक है, दांडी मार्च जो कि आपको पता है इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। ठीक है, 240 मील तक जो है इसमें गांधी जी अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ जो है साबरमती से लेकर के दांडी तक का मार्च करते हैं। यानी कि जो अहमदाबाद साबरमती से लेकर के जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट है जो दांडी है वहाँ वहाँ तक इन्होंने किया था। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नमक बनाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इसलिए यहाँ पर ये मार्च चलाया गया था। और ये आपका सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का जो है मतलब शुरुआत हुआ था यहाँ से। ठीक है, बाकी गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था बिहार के चंपारण जिले में। राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। ठीक है,
और अगर पूछेगा अलग अलग रीजन में भी मतलब यहाँ पर जो है चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो मतलब जैसे ये तो गांधी जी ने स्टार्ट किया ना, बाकी अलग अलग रीजन में भी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। जैसे कि अगर हम बात करेंगे NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि जो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में आता है, तो वहाँ से जो है आपका खान अब्दुल गफ़ार खां उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने खुदाई खिदमतगार सोसाइटी का स्थापना किया था और रेड शर्ट आंदोलन भी यहाँ पर जो चलाया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे धारसना में, तो सरोजनी नायडू ने यहाँ पर जो है किया था। और बिहार में अगर बात करेंगे तो अंबिका कांत सिन्हा थे। ठीक है, नाखस पौंड एक जगह है, वहाँ पर ये जो है आपका असहयोग आंदोलन चला था। और मद्रास में बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था। ठीक है, तो अलग अलग रीजन में भी यहाँ पर असहयोग आंदोलन चला था, उसका लीड कौन कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा लंदन में जो है यहाँ पर ये इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी 1905 में श्याम जी कृष्ण के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से याद रखिएगा इन्होंने जो आपका भारतीय होम रूल है, ठीक है, होम रूल लीग अलग होता है, भारतीय होम रूल अलग है। तो होम रूल भी अगर पूछेगा भारतीय होम रूल, तो ये भी आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही यहाँ पर जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ भी। बाकी 1915 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में बर्लिन कमेटी की भी यहाँ पर जो है स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। और 1913 में याद रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें कि लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला और परमानंद जो है थे। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये गदर पार्टी? तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, बर्लिन कमेटी लंदन में, और ये लंदन में इंडिया हाउस। ठीक है, और भारतीय होम रूल भी आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। नेक्स्ट 1914 ईस्वी, जो कि आपका कोमबाटा मारू घटना था, जो कि आपका यही गदर पार्टी से रिलेटेड था। जो कोमबाटा था एक प्रकार का जापानी जहाज़ था, ये भी अब याद रखिएगा। तो 1914 में ये कोमबाटा मारू घटना हुआ था। 1899 में याद रखिएगा यहाँ पर जो है सावरकर ब्रदर्स ने जो है मित्र मेला का गठन किया था। ठीक है, बाद में 1904 ईस्वी में अभिनय भारत सोसाइटी का स्थापना किया था BD सावरकर के द्वारा, और इसी में जो है आपका ये जो मित्र मेला था इसको मर्ज कर दिया गया था 1904 ईस्वी में। ठीक है, आगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? ठीक है, तो अगर बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो बंगाल पार्टीशन जब हुआ था 1905 में, तो उसके एक साल के बाद यहाँ पर हुआ था बांग्लादेश ढाका में। ठीक है, और इसकी मतलब कौन बनाया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को? तो ये थे नवाब सलीमुल्ला और आगा खां। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि जो आपका बंगाल पार्टीशन हुआ था ना, उसको सपोर्ट किए थे। ठीक है, अब ये बंगाल पार्टीशन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, इसकी घोषणा तो जुलाई में ही हो गई थी, लेकिन लागू हुआ था ये अक्टूबर में। ठीक है, और कारण क्या बताएगा बंगाल विभाजन का? तो ये बताएगा था मतलब अंग्रेज ये चाहते थे कि लोगों में बंटवारा किया जाए और उससे हम अच्छे से मतलब उनके पावर को तोड़ करके शासन कर सकते हैं। तो उन्होंने झूठ मूठ का एक कारण बताया कि प्रशासनिक कारण है, जैसे वहाँ जनसंख्या बढ़ गया है तो इसीलिए अच्छे से प्रशासन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब उन्होंने कारण बताया जो कि एक्चुअल में था नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, वास्तविक प्रॉब्लम क्या था, मतलब वास्तविक कारण ये था मतलब अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कि वो जो है तंत्रिका केंद्र बंगाल को कमज़ोर करना चाहते थे, मतलब कमज़ोर करके उस पर रूल करना चाहते थे और अच्छे तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर जो है विभाजन करवाया गया था, जिसमें कि पश्चिम और पूर्व में जो है यहाँ पर विभाजित हो गया था। ठीक है, जो पश्चिम वाले इलाके में जो है हिंदू धर्म के लोग थे और पूर्व वाले इलाके में जो है मुस्लिम लीग द्वारा विभाजन को समर्थन मिल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है बंगाल पार्टीशन के बारे में। बाकी फिर 1911 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, इस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, इन्होंने रद्द कर दिया बंगाल विभाजन को, और 1912 में जो है कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा 1911 में ही जो है हार्डिंग द्वितीय के काल में दिल्ली दरबार भी हुआ था। दिल्ली दरबार क्यों लगता था? तो जो नया राजा या रानी बनती थी इंग्लैंड में, तो उनके लिए मतलब एक प्रकार का सेलिब्रेट करने के लिए सम्मान समारोह रखा जाता था दिल्ली दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अगर पूछेगा राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अगर बात होगी तो ये हो जाएगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की बनी थी 1991 में। ठीक है, अगर सिर्फ अगर पूछेगा न्यायाधीश की, ठीक है, कि राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऐना चांडी। ठीक है, ऐना चांडी हो जाएगा, जो कि फर्स्ट महिला न्यायाधीश थी केरल की हाईकोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें याद रखना है। अगर मुख्य न्यायाधीश बोलेगा राज्य उच्च न्यायालय का तो वो हो जाएगा लीला सेठ, अगर सिर्फ न्यायाधीश बोलेगा तो वो हो जाएगा ऐना चांडी केरला की। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा फातिमा बीबी की बात करेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश थी।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। लेकिन अभी तक याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट का महिला में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी किरण मजूमदार शाह के बारे में याद रखना है कि बायोकॉन के संस्थापक हैं, इनको पद्मश्री मिल चुका है 1989 में। तो ये चीज़ हमसे पूछा था कि मुख्य न्यायाधीश कौन था यहाँ पर राज्य उच्च न्यायालय का, तो ये हो जाएगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में बनी थी 1991 में। आगे बढ़ते हैं। बाकी लीला सेठ के बारे में और कुछ याद रखना है कि इनके जो बेटे हैं विक्रम सेठ, इनके द्वारा एक प्रमुख पुस्तक लिखा गया है ए सुटेबल बॉय। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर अनसुटेबल बॉय अगर पूछेगा तो ये आपका लिखा गया है करण जौहर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल जो किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जो आपका जयपुर में स्थित है, जिसको बनवाया था किसने? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जो कि सवाई जयसिंह द्वितीय जो थे उनके पोते थे। ठीक है, वही सवाई जयसिंह जिसने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था जयपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा जयपुर में जो हवा महल है उसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, याद रखिएगा। बाकी अगर पूछेगा यहाँ पर जंतर मंतर के बारे में तो जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय। और इसके अलावा दोस्तों और भी कहाँ 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 पर जो जंतर मंतर है याद रखिएगा, तो दिल्ली में है 1724 में बना था, जयपुर में है जो कि सबसे पुराना है, उसके बाद आपका मथुरा में है, उसके बाद वाराणसी में है और उज्जैन में है। ये 5 जगहों पर जो आपका जंतर मंतर है। ठीक है, बाकी एक अगर पूछेगा यहाँ पर पंचमहल, तो पंचमहल याद रखिएगा अकबर ने बनवाया है, अकबर आगरा में। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद हो गई होंगी। चलिए, बाकी अगर पूछेगा हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं, तो 953 खिड़कियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्षचरित किसने लिखी है? ठीक है, तो हर्षवर्धन की जो जीवनी हर्षचरित्र है इसको बाण भट्ट ने लिखा है, याद रखिएगा। दरबारी कवि थे ये हर्षवर्धन के, बाण भट्ट, इन्होंने ही लिखा था हर्षचरित्र। बाकी हर्षवर्धन के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक ये रहे थे। इनके द्वारा कुछ रचनाएं याद रखनी है, जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। ठीक है, जो हर्षवर्धन थे इस समय इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, जो बाद में कन्नौज आपका बना दिया गया था, याद रखिएगा। बाकी कौन से वंश से बिलोंग करते थे ये हर्षवर्धन? तो पुष्यभूति वंश से बिलोंग करते थे और उसके ये महानतम शासक थे। ठीक है, बाकी कन्नौज जो कि पहले मौखरी की राजधानी हुआ करती थी, ये चीज़ याद रखिएगा, कन्नौज पे इन्होंने शासन कर लिया था, क्योंकि इन्होंने मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब हुआ था इसमें, मतलब जो हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री और मौखरी वंश के एक रूलर थे जिसका नाम था क्या, इनका नाम था गृहवर्मन। ठीक है, तो गृहवर्मन से जो विवाह हो गया था तो इससे मतलब रिलेशन हो गया था। और हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो ग्रहवर्मन था उसको एक नाम था उसका क्या, सासांग, जो कि गौड़ वंश के राजा थे। ठीक है, तो सासांक ने जो है गृहवर्मन की हत्या कर दी। फिर मतलब गृहवर्मन यानी कि जो अपने बहन की पति का बदला लेने के लिए जो हर्षवर्धन फिर सासांक को मार देते हैं और फिर इनडायरेक्टली जो रूल हो जाता है कन्नौज के ऊपर वो हर्षवर्धन का हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बाद में जो कन्नौज है वो हर्षवर्धन की राजधानी बन जाती है। ठीक है, तो इतना स्टोरी आपको याद रखना है। बाकी हर्षवर्धन की अगर बात करेंगे तो इसके एक भाई भी थे राज्यवर्धन। ठीक है, और पिता का नाम याद रखिएगा प्रभाकर वर्धन, यानी कि पिता प्रभाकर वर्धन थे और इनके 3 संतान थे। एक राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, खुद हर्षवर्धन, और तीसरे राज्यश्री जो कि इनकी बेटी थी प्रभाकर वर्धन की। तो ये थोड़ा सा स्टोरी याद रखिएगा। बाकी ग्रहवर्मन जिनसे विवाह हुआ था यहाँ पर इनकी बहन का, वो मौखरी वंश से संबंध रखते थे। और इनके संस्थापक अगर पूछेगा मौखरी वंश के तो ये ईशान वर्मन थे, जिनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला हुआ था। बाकी याद पूछेगा हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को जो पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर हराया था, जो कि चालुक्य वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था जिसमें कि हर्षवर्धन जो है हार जाते हैं। बाकी पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक रविकृति जो कि इनके दरबारी कवि थे, ठीक है, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो कि आपको कर्नाटक में जो ऐहोल अभिलेख है उससे हमको ये सब चीज़ आपको पता चलती है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी जब पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराए थे तो उसके बाद जो है दक्षिण पथेश्वर की उपाधि ये धारण किए थे, याद रखिएगा। बाकी ये भी पूछता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन जो है चीनी यात्री आया था? तो दूसरा चीनी यात्री आया था जिसका नाम था होवेन सांग। ठीक है, होवेन सांग याद रखिएगा, जिसको कि जुआन जांग भी कहा जाता है, इसका जो है मूल नाम जुआंग जांग था। तो ये आया था और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी सी यू की, और साथ ही साथ रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न, क्या है, क्या लिखा है ये, कुछ इस तरीके का बुक था यहाँ पर जो कि हवेन संग ने लिखा था। ठीक है, बाकी अगर फाहियान की बात करेगा तो फाहियान जो है पहला चीनी यात्री था जो कि आपका चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और बाकी ये सब चीज़ मैंने बता दिया था कि पुष्यभूति वंश से बिलोंग करते थे हर्षवर्धन, जो कि यहाँ वाले रीजन में थे। यहीं पर मौखरी भी था और गौड़ वंश भी था, तो गौड़ वंश से बिलोंग करता था शशांक। ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर बोर्ड है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेलवे प्रणाली कौन सी है? तो इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है, जिसकी लंबाई अगर पूछेगा तो 9289 किलोमीटर है। अगर इंडिया में पूछेगा पहली रेलगाड़ी तो 1853 ईस्वी में चली थी, बॉम्बे से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर इसका लेंथ था और डलहौजी के शासनकाल में चला था, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर पूछेगा इंडिया में सबसे लंबा रूट किसका है, कौन सा रेलवे लाइन है, मतलब सबसे लंबा रूट वाला, तो उत्तर प्रदेश में है। और सेकंड अगर पूछेगा तो राजस्थान, थर्ड वाला पूछेगा तो महाराष्ट्र, और अगर सबसे कम पूछेगा तो वो हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखा था? तो ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। और ज्योतिबा फुले ने ही एक सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी 1873 ईस्वी में ही, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बाकी इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, तो मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था, याद रखिएगा। बाकी ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने पुणे में जो है बालिका विद्यालय की जो है स्थापना किया था 1848 ईस्वी में, ठीक है। मतलब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों दोनों ने मिल करके जो है 1848 में जो है यहाँ पर स्थापना किए थे, और उसमें प्रथम महिला शिक्षिका भी बनी थी यहाँ पर सावित्रीबाई फुले। बाकी ये जो आपके ज्योतिबा फुले थे वो माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा तत्वबोधिनी पत्रिका की अगर बात करेंगे तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, कौन से भाषा में? तो बंगाली भाषा में लिखा गया है। और 1875 ईस्वी में याद रखिएगा आर्य समाज, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये गठन किया गया था। इन्होंने एक बुक लिखा था सत्य प्रकाश, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम तो ये हो जाएगा मूल शंकर, और यही आर्य समाज के थ्रू ही इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसमें कि अगर जो हिंदू धर्म से मुस्लिम में गए और फिर से मुस्लिम से हिंदू में वापस आना चाहते थे तो उनके लिए एक शुद्धि आंदोलन यहाँ पर चला था, ठीक है। बाकी ये जो आर्य समाज है इसका पहला यूनिट बॉम्बे में था और सेकंड यूनिट फिर लाहौर में इसका जो हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ। बाकी इन्होंने प्रमुख नारे दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पहला है कि भारत भारतीयों के लिए है और दूसरा वेदों की ओर लौटो। तो ये कुछ प्रमुख नारे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जो आपका सार्वजनिक सेक्टर है, जो जो सरकार के अंदर होता है, तो ये जो है आपका सामाजिक कल्याण के विचार से प्रेरित होता है। बाकी इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि एक होता है सार्वजनिक, ये हो गया ना, एक होता है प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट का मतलब हो गया कि मतलब जिस पे कुछ पैसे खर्च करने पड़ते थे अगर आपको उसका लाभ उठाना है किसी फैसिलिटी का, ठीक है, तो वो प्राइवेट के अंदर आता है। मतलब कोई एक निजी कंपनी के अंदर जो बनता है, जैसे अब इसको समझते हैं, जैसे समाजवाद होता है एक पूंजीवाद होता है। तो समाजवाद में जिस पे सरकार द्वारा प्रतिबंध होता है, मतलब मतलब वो सरकार का प्रॉपर्टी है, तो उस पे मतलब सरकार का प्रतिबंध रहता है, ठीक है, और इसका मेन पर्पस होता है वेलफेयर करना, यानी कि सामाजिक कल्याण होता है। वहीं अगर अपोजिट में अगर बात करेंगे पूंजीवाद की, तो इस पे सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है और इसका मेन पर्पस होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। उसी प्रकार से सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु की अगर बात करेंगे तो सार्वजनिक वस्तु वैसा वस्तु होता है जो समाज के सभी लोगों के लिए जो है मुफ्त में उपलब्ध होती है, जैसे अब रोड हो गया, ठीक है, उसके बाद स्वच्छ हवा हो गया, तो ये सब सार्वजनिक वस्तुएं हैं। अगर निजी वस्तु की बात करेंगे तो ये वैसी वस्तुएं या सेवाएं होती है जिनका लाभ अगर उठाना है तो उसके लिए आपको कुछ पॉजिटिव भुगतान करना होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपका होता है यहाँ पर निजी वस्तु में। बाकी सार्वजनिक वस्तु में अगर पूछेगा तो ये गैर प्रतिद्वंदी होती है, यानी कि जिनका उपभोग करने से उनकी आपूर्ति कम नहीं होती है, याद रखिएगा। और अगर इसमें पूछेगा अवसर लागत, ठीक है, तो इसमें अवसर लागत कितना होता है? तो 0 होता है, ठीक है, इतना चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पे हुई थी? ठीक है, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में होता है। एक आपका हुआ था कलकत्ता वाला भी, तो कलकत्ता वाला 1817 ईस्वी में हुआ था, जिसको कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेड ने दोनों मिल करके स्थापित किए थे। और अगर पूछेगा ये हिंदी कॉलेज जो 1791 में हुआ था बनारस में, तो इसको जो है जोनाथन डंकन ने किया था, ठीक है। इसके अलावा BHU काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 ईस्वी में। इसको किसने स्थापित किया था? तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट दोनों मिलकर किए थे। और इसी समय जो है गांधी जी की पहली उपस्थिति थी, क्योंकि मतलब याद रखिएगा इतना, मतलब उपस्थिति थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जो है, शब्द और खेल कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑफ साइड फुटबॉल से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। पार जो है गोल्फ से रिलेटेड है, ये भी सही है, दोनों सही है आपका, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे फुटबॉल से रिलेटेड और कुछ टर्म, जैसे कि पेनल्टी हो जाएगा, ड्रिबलिंग। अब देखिए ड्रिबलिंग हॉकी वाले में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ड्रिबलिंग हॉकी में भी है, ठीक है। पेनल्टी, ड्रिबलिंग,
इसके अलावा कॉर्नर किक हो जाएगा, फ्री किक हो जाएगा, तो ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है। गोल्फ की अगर बात हो जाएगी तो बर्डी हो जाएगा, बोगी हो जाएगा, फैजल हो जाएगा और एल्बाट्रोस हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है गोल्फ से रिलेटेड है और एक पैर तो है ही, ठीक है। आगे, हाल ही में खबरों में रही सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान ने कब हस्ताक्षर किया था? ठीक है, सिंधु जल संधि याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस समय भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान थे। और कौन करवाया था, ये मीडिएटर का काम कौन था? तो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। 1960 ईस्वी में ये हुआ था फिर, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था उसके पहले हम लोग देख लेते हैं। 1954 में याद रखिएगा विशेष विवाह अधिनियम आया था 1954 में। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सिंधु जल संधि के बारे में। तो इसमें आपको पता होगा कि कई सारी नदियाँ थी, जैसे कि सिंधु था, झेलम था, उसके बाद आपका चेनाब था, रावी था, व्यास था, सतलज था। तो इसमें क्या था कि ऊपर की जो तीन नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, तो इस पे जो है पानी पर जो है 20% अधिकार पाकिस्तान को दिया गया और 20% भारत, ठीक है, 80% पाकिस्तान और 20% भारत को दिया गया। और नीचे की जो तीन नदियां हैं इसके अपोजिट, यानी कि 80% भारत और 20% पाकिस्तान का अधिकार जो है इन तीन नदियों पर यहाँ पर जो दिया गया। तो बस यही संधि आपका हुआ था इसमें। बाकी इसमें याद रखिएगा और कुछ टर्म, जैसे कि अगर पूछेगा कि सिंधु जो है वो कहाँ की नदी है, तो पाकिस्तान की एक राष्ट्रीय नदी है, याद रखिएगा। बाकी ये जो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज है, ये जहाँ पे मिलता है पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलता है ये, तो इसलिए इसको पंच नद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी पूछता है यहाँ पर कि इसका पुराना नाम क्या था, यानी कि वैदिक नाम क्या था नदियों का। तो झेलम का अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा वितास्तता, ठीक है। अस्किनी का पूछेगा तो ये हो जाएगा चेनाब, मतलब चेनाब का अस्किनी। रावी का पुरुषनी होता है, व्यास का विपासा और सतलज का सतुद्री। तो ये प्राचीन नाम भी आपको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर पूछेगा यहाँ पर कि कहाँ से निकलता है ये सब नदियाँ। तो अगर पूछेगा झेलम नदी का, तो झेलम नदी जो है आपका बैरीनाग से निकलता है, बैरीनाग झील से। जो आपका चेनाब है, चेनाब आपका जो है बारालाचला पास से निकलता है, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल में है। उसके बाद अगर पूछेगा यहाँ पर रावी नदी की, तो रोहतांग पास से निकलता है। और व्यास की अगर पूछेगा तो ये सिपीला दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। सॉरी, व्यास और ये दोनों आपका निकलता है रोहतांग पास से, ठीक है, व्यास और रावी दोनों। बाकी सतलज नदी की बात करें तो ऐसे तो ये निकलता है राकसताल लेक से, लेकिन इंडिया में एंटर करता है सिपकिला पास से, ठीक है। इसके अलावा जो सिंधु बची है हम लोग का, तो सिंधु याद रखिएगा, तो बोखर करके ग्लेशियर है, ठीक है, वहाँ से ये निकलता है आपका सिंधु नदी, तिब्बत में है ये, तो वहाँ से निकलता है। सिंगवी खान के नाम से जानते हैं तिब्बत में इसको, जिसका अर्थ होता है शेर का मुंह, ठीक है। जो बोखरचू है इसको सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है शेर का मुंह। तिब्बत में इसके नाम से जानते हैं, इस नाम से। बाकी ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। सतलज जो है राकसताल लेक से निकलता है और इंडिया में एंटर करता है आपका सिपकिला पास से। और अगर क्या है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। हाँ, एक याद रखिएगा, यहाँ पर जो झेलम नदी है इसी के किनारे जो आपका हिडाप्सिस का युद्ध हुआ था, जो कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि अलेक्जेंडर जीत जाता है और पोरस हार जाता है। तो ये याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे ही हुआ था, इसको हिडाप्सस के युद्ध के नाम से जानते हैं। बाकी दोआब क्षेत्र याद रखिएगा कि जो आपका सिंध और जो झेलम नदी है, सिंधु और झेलम नदी, तो इसको सिंध सागर दोआब कहते हैं। झेलम और चेनाब के बीच में क्या कहते हैं, छेज छेज या छेज कुछ ऐसा करके कहते हैं। और चेनाब और रावी की बात करेंगे तो रेचना दोआब। और अगर पूछेगा रावी व्यास तो बारी दोआब। और अगर व्यास और सतलज के बीच में पूछेगा तो विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें इतना ही था, तो आई होप कि ये सब चीज़ आपको याद हो गया। 1960 में ये हुआ था आपका संधि, ठीक है। साइना नेहवाल ने किस वर्ष जो है व्यक्तिगत महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक कांस्य पदक जीता? तो 2012 का जो लंदन में ओलंपिक हुआ था, उसमें जो है साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बाकी अगर पूछेगा यहाँ पर कि ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। 2000 का जो ओलंपिक हुआ था सिडनी में, उसमें ये जीती थी पदक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वुमेन द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, तो हंसा शर्मा को ये मिला है। और ये जो है भारोत्तोलन जो है वेट लिफ्टिंग है उसके कोच थे, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को ही मिलता है। तो सबसे पहला जो है ये इन्हीं को मिला था, हंसा शर्मा को मिला था। और भी थे इनके साथ, दो और थे, ठीक है, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं। कावेरी डेल्टा में शासक विद्यालय द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण किया गया था? तो विद्यालय द्वारा जो याद रखिएगा तंजावुर शहर का निर्माण किया गया था 9th सेंचुरी में, ठीक है, 9th AD, ठीक है, 9th सेंचुरी AD याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेगा यहाँ पर
कि एक कावेरी डेल्टा था, ठीक है। कावेरी डेल्टा में मुद्रयार थे जो पल्लव के सामंत थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इस इनके समय में उड़ और सभा होता था, ठीक है। उड़ क्या होता था, तो समान लोगों की जो सभा होती थी, यानी किसान लोग इसमें ज़्यादातर रहते थे, तो उनके सभा को उड़ कहते थे। और सभा की बात करेंगे तो विशेष लोगों की जो सभा थी, जिसमें कि ब्राह्मण, ठीक है, तो ब्राह्मण लोग रहते थे। इसको जो है, इसका मतलब पता कहाँ से चलता है, तो ये चलता है उत्तरा मेरूर अभिलेख से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोई हुई मोम तकनीक का इस्तेमाल भी यहाँ पर जो है किया गया था चोल के द्वारा ही, ठीक है। आगे है यहाँ पे हम लोगों का। नेक्स्ट आपको बता दें, इनके समय में जो है काफ़ी सारे भूमिदान चलता था अलग अलग नाम से। जैसे एक साला भोग करके था, जो कि शिक्षा के लिए दिया जाने वाला जो दान था उसको कहते थे। देवदान, जो कि मंदिरों में दिए जाने वाला दान था। ब्रह्मदान, जो कि ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान था। और वेलन वेगाई की अगर पूछेगा तो ये ब्राह्मण के अलावा जो अन्य जाति को मिलता था, ठीक है, उसको वेलन वेगाई कहा जाता था। और पल्ली चंदम जो है जैन धर्म से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये सब आपका अलग अलग प्रकार का जो भूमिदान थी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखिएगा, इनके समय में कर चलता था चोल साम्राज्य में, तो वेट्टी एक कर था और एक कदमाई कर था। तो वेट्टी जो कि बंधुआ मजदूरी वाला था, और जो कदमाई था भूमि आय का एक रूप था, ठीक है। और अगर पूछेगा यहाँ पर कुछ कुछ टर्म, जैसे कि अगर दास या नौकर के लिए जो है कौन सा टर्म यूज किया जाता था, तो आदिमई या कदई सियार कहते थे, ठीक है। और उजाउर जो था वो साधारण हलवाहक को कहते थे। और वेल्लार जो होता था वो अमीर जमींदार को कहा जाता था। तो ये अलग अलग नाम से जो है बुलाया जाता था अलग अलग लोगों को, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट 70 नंबर बोर्ड है, कौन सा गंगा नदी की सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा गंडक, ठीक है। गंडक नदी आपका जो है ये सहायक नदी है। इसके अलावा बात करें तो जो सिंधु है, ठीक है, इसके सहायक नदी व्यास है। कृष्णा की तुंगभद्रा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का अगर पूछेगा तो ये मानस हो जाएगा, कामेंग हो जाएगा, तीस्ता हो जाएगा, दिबांग हो जाएगा, ठीक है, लोहित हो जाएगा, सुबनसिरी हो जाएगा और धानसारी हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है ब्रह्मपुत्र का ही आपका सहायक नदी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो गंगा नदी है, जो कि आपका कल देखा था हम लोगों ने कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलता है देवप्रयाग में, तो वहाँ से आपका जो है गंगा नदी यहाँ पर बनती है। तो यहाँ से जब निकलती है गंगा नदी, तो लेफ्ट साइड से जो आपको मिलती है वो है रामगंगा सबसे पहले। उसके बाद मिलता है आपका यहाँ पे गोमती नदी, ठीक है। उसके बाद आपका घाघरा नदी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर है गंडक नदी, फिर उसके बाद है कोसी नदी। तो ये सब आपका जो है मिलता है यहाँ पर दाएं बाएं साइड से। दाएं साइड से अगर पूछेगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना करके मिलता है यहाँ पे। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे सोन नदी निकलता है, सोन सोन नदी याद रखिएगा। सोन नदी भी आपका जो है राइट हैंड से मिलता है। बाकी अगर पूछेगा यहाँ पर ये जो यमुना है, तो इसकी कुछ सहायक नदी है, जैसे कि चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है, ठीक है। बेतवा का भी सहायक नदी है, कौन कौन है, तो ये है आपका अ, बेतवा का कौन सा है, धासान हो जाएगा, ठीक है। बाकी चंबल का अगर पूछेगा तो चंबल का जो है बानस नदी हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा काली सिंध हो जाएगा, ठीक है, पार्वती हो जाएगा। तो ये सब आपका चंबल का सहायक नदी है। बानस भी आपका वही है। तो ये सब आपका सहायक नदी है। मेन आपको याद रखना है गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो लेफ्ट साइड से हम लोगों को देख लिया और राइट साइड से देख लिया। बाकी ये जो गोमती नदी है याद रखिएगा, ये जो आपका लखनऊ में फुलहर लेक से निकलता है। और अगर पूछेगा यहाँ पर कि ये जो आपका क्या था, बंगाल का जो हम देखेंगे सुख, लेकिन उसके पहले कोसी देख लीजिए। कोसी को जो है सॉर्ट ऑफ बिहार कहते हैं। और बंगाल में अगर पूछेगा तो ये दामोदर हो जाएगा, ठीक है, सॉर्ट ऑफ बंगाल कहते हैं इसको। बाकी ये जो सोन नदी है वो आपका अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है। इसी अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा नदी भी निकलती है, जो कि आपका बाएं साइड बहती है और ये दाएं साइड बहती है, जाकर के गंगा में मिल जाती है सोनपुर जगह में, ठीक है। बाकी अमरकंटक जो प्लेट्यू है कौन सा ड्रेनेज पैटर्न को दिखाता है, तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को दिखाता है। ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। चलो इतना था, बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। तो इंदिरा गांधी जो थे उस समय थी, ठीक है। उस समय जो है स्वर्ण सिंह समिति आया था एक, ठीक है, उसके सिफारिश पर जो है 8 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। लेकिन इसी में हम देखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत 2 और जो है कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो टोटल 10 हो गया था आपका। और करंट में भी बात करेंगे तो एक 86th अमेंडमेंट से एक और इसमें ऐड किया गया है शिक्षा वाला। तो अभी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। याद रखिएगा इंदिरा गांधी के समय में ये आया था। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 51A से संबंधित है आर्टिकल। और अगर पार्ट पूछेगा तो पार्ट 4A से बिलोंग करता है वो। बाकी इसमें जो भी 11 है आपको याद रखना है, जैसे कि ABCDEFGH ऐसे करके आता है। तो ये चीज़ आपको सारा दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है 51H, ये मानवतावाद से संबंधित रखता है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। बाकी याद रखना है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका नॉन जस्टिसिएबल होता है, ठीक है।
ये भी चीज़ आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 19 से 22 में आता है। 14 से 18 हम लोगों ने देख लिया है पहले वाले लेक्चर में कि ये जो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अगर 19 से 22 बोलेगा तो 19 तो आपको पता है फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे सब क्लॉजेस है, ABCD करके, वो चीज़ भी देख ली हम लोग। 20 में आपका है कि अपराध के लिए, कि मतलब जिस समय आपने अपराध किया है, 3 क्लॉजेज है इसमें। तो पहला बोलता है कि एक अपराध के लिए एक सज़ा है, ठीक ठीक है। और बोलता है कि इसमें जिस समय आपने अपराध जो किया है उसके लिए वही सज़ा। पहला वाला में ये है, ठीक है। पहला वाला में ये है कि जिस समय आपने जो अपराध किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगा। दूसरा था कि मतलब कि एक सज़ा के लिए 2 बार आपको सज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं मिलेगा। तीसरा ये था कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 20 में है। और 21 में आपका राइट टू फ्रीडम है, मैं सॉरी, राइट टू लाइफ है, यानी कि जीने का अधिकार है। और यही था, ठीक है। तो 21 हमसे, यही हमसे पूछा है ना कि प्रमुख अधिकार कौन से है, तो जीने का अधिकार हो जाएगा। तो 21 नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक था 21A, ठीक है। तो 21A याद रखिएगा, ये आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो विजयवाड़ा में नहीं है। बाकी अगर हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर हम बात करेंगे तो पहले तो कि यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका तारापुर है, ठीक है, नरोड़ा जो कि यूपी में है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा कलपक्कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो कैगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका जो है। बाकी अगर पूछेगा सबसे पहला, अगर पूछेगा कि सबसे पहला कौन था, तो ये 1969 ईस्वी में जो तारापुर वाला है महाराष्ट्र में, वो है। अगर पूछेगा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, तो अप्सरा है 1957 में, ठीक है। कहाँ से इसको जो है लॉन्च किया गया था, तो होमी जे भाभा जो आपका है, वहाँ से इसको जो है किया गया था। बाकी इनके बारे में याद रखिएगा कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है इनको। बाकी ये जो आपका न्यूक्लियर विखंडन होता है, परमाणु विखंडन जो होता है, तो इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से होता है। इसमें बेरियम और क्रिप्टन में ये बढ़ जाता है आगे। इसके अंतर्गत एक चेन रिएक्शन चलता है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो है एक रॉड का यूज किया जाता है, ठीक है, बेरियम कैडमियम करके। और कूलेंट के रूप में, कूलेंट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो रिएक्शन है वो मतलब कंट्रोल में रहे, ठीक है, मतलब सही से हो, मतलब चेन रिएक्शन जो है टूटे ना, तो उसके लिए कूलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका हैवी वाटर यूज़ किया जा सकता है या फिर लिक्विड सोडियम का यूज़ किया जा सकता है। और मॉडरेटर के रूप में आपका ग्रेफाइट और हैवी वाटर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। बाकी ये जो आपका चेरनोबिल डिजास्टर आया था 1986 में, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब आते हैं साइंस के क्वेश्चन। तो विटामिन से क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपको रेटिनॉल याद होगा। विटामिन B12 का आपका जो क्या हो जाएगा, तो ये कोबालामीन हो जाएगा। सी का आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक हो जाएगा, ठीक है। और डी का ऑर्गो कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है, ठीक है। इसमें हड्डियाँ का हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में छेद हो जाता है, मलेशिया में मुड़ जाता है हड्डी, ठीक है। स्रोत क्या है विटामिन डी का, तो सूर्य का प्रकाश है, मछली का तेल है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो आपका, बस यही था इसमें, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। बाकी एक होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है, धोबन सोडा इसको बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। तो इसका यूज किया जाता है आपका कठोरता हटाने में, अस्थायी कठोरता हटाने में, कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में, ये सब आपका यूज किया जाता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा का। बाकी अगर जिप्सम का पूछेगा तो जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू में 2H2O, ठीक है। ये जिप्सम का सूत्र होता है। इसको अगर 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो फिर हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू में हाफ H2O। उसी प्रकार से याद रखिएगा ZnSO4 इंटू 7H2O आपका सफ़ेद धोता का सूत्र होता है। FeSO4 इंटू 7H2O हरा धोता का होता है। CuSO4 इंटू 5H2O आपका नीला धोता का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो जिप्सम होता है ना, इसका यूज आपका क्षारीय मिट्टी के लिए यूज किया जाता है, मतलब क्षारीयता के लिए इसका यूज किया जाता है। मिट्टी में अगर मिट्टी को अगर बेसिक मीडियम बनाना है तो उसके लिए जिप्सम का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा भी याद रखिएगा, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। इसमें क्या क्यों यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का, तो अम्ल के साथ मिलाकर के जो है, मतलब कमज़ोर खाद अम्ल के साथ मिलाकर के जो है बेकिंग पाउडर बनाते हैं। अम्लनाशक के रूप में इसका यूज करते हैं, एंटासीडेंट जिसको बोलते हैं। आग बुझाने में भी इसके साथ यूज करते हैं। H2SO4 के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो कि आग को बुझाने में हेल्प करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आग बुझाने में करता है मदद ये।
इसके अलावा NaHCO3 जो कि इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट, यही जो बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम अगर पूछेगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। इसके अलावा आगे है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात है तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है आपका विरंजक के रूप में किया जाता है, ठीक है, यानी कि कपड़ा और कागज़ उद्योग में आपका जो किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में आपका जो यूज किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण कारक भी होता है ये ब्लीचिंग पाउडर, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा बैटरी, ठीक है। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मोटर की अगर बात आएगी तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, और इसमें जो है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम में आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे याद रखना है मोटर लेफ्ट हैंड, और अगर जनरेटर बोलेगा, ठीक है, जनरेटर या फिर डायनेमो बोलेगा तो ये आपका जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं कि जनरेटर जो है राइट हैंड से चालू करते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। डायनेमो भी यांत्रिक को विद्युत में बदलता है और जनरेटर भी यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो ये आपका जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। जंग कैसे लगता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मतलब इसका रंग लाल हो जाता है जंग का। बाकी जंग जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको रखते हैं तब ये जंग लग जाता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है। भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं क्या होता है, तो इसे वापस से प्राप्त किया जा सकता है और इसमें कोई नया मतलब परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ अवस्था परिवर्तन होता है और कुछ नया चीज़ बनता नहीं है, जैसे कि पानी से बर्फ़ बनना, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ये अपरिवर्तनीय होता है, मतलब मान लीजिए कि एक बार जो चीज़ बन गया फिर उसको दोबारा से वापस में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, और इसमें हमेशा नया चीज़ बनेगा, जैसे कि दूध से दही बनना, ठीक है। अभी जो हम लोग देखे थे यहाँ पर क्या, लोहे में जंग लगना, तो ये भी आपका रासायनिक है, डाइजेशन वगैरह सब इसमें रासायनिक परिवर्तन में आएगा, ठीक है। इसमें रासायनिक गुण आपका बदलता है। बाकी इसके अलावा जो कॉपर है, ठीक है, उसमें जंग लगता है तो कॉपर कार्बोनेट की जो हरत परत चढ़ जाती है, याद रखिएगा। बाकी जो रैंसिडिटी होता है उसमें आपका ऑक्सीकरण ही होता है, इसलिए हम लोग जो है चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन ना ऐड करके उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऐड करते हैं, ताकि वो अभिक्रिया ना करे और रैंसिडिटी ना हो, ठीक है। बाकी मोमबत्ती का जलना आपका भौतिक प्लस में रासायनिक दोनों परिवर्तन है, याद रखिएगा। बाकी ये सब कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कम्बशन हो जाएगा, रॉटिंग हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा, ये सब आपका केमिकल में है, और मेल्टिंग, शेडिंग, ये सब आपका जो है वो फिजिकल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था कि मतलब कोशिका चक्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देख लीजिए, कोशिका चक्र की अगर बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहला जो फेज होता है जीवन होता है, जिसमें कि कोशिका का ग्रोथ होता है विभाजन होने के बाद, ठीक है। इस फेज में आपका जो DNA सिंथेसिस होता है। G2 फेज में आपका ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होता है, मतलब माइटोसिस होने के लिए जो है आपका तैयार हो जाता है G2 फेज में। और M फेज में जो है आपका माइटोसिस हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, पहले G1 फिर उसके बाद S फिर G2 उसके बाद M। बाकी ये जो M है ना, इसमें आपको याद रखना है, इसमें भी कई सारे फेज होते हैं, जैसे प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज और टेलो फेज होता है। तो इसमें हम लोग का जो कौन गलत है बताना है। तो पहला बोला है M चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और अंगों की प्रतिलिपि बनाती है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो हम लोग का बट जाता है ना, ये तो हम लोग का तैयार होता है किस में, G2 फेज में। तो यहाँ पर हम लोग का A वाला गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर का रिवीजन, जो कि अच्छे से मैंने आपको करवा दिया। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरीके से आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इसी तरीके से आपको जो है करवाया जाएगा। बाकी चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।